वातायन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आस्था देव वातायन यूके परिवार की तरफ से आज इस कार्यक्रम में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि न केवल हम उनकी कविताओं बल्कि उनके जीवन के बारे में भी आज बहुत कुछ जानेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता के साथ करेंगे जिसको पढ़ने वाली है वांग। वांग, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम टियन ई है। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी सुन रहा हूँ। यह कविता बहुत लंबी है, इसलिए इसके कुछ स्टैंजास सुना रहा हूँ। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिकुटी ठानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हाथ बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी धार कृपान कतारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्धवीर की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य गिरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी का बहुत धन्यवाद। विद्या जी का बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर टियनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। क्या बात है, टियनी की भाषा इतनी साफ और स्पष्ट थी कि इस कविता को सुनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की क्या कहने। शायद ही भारत में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके मुंह पर ये कविता नहीं होगी। टियनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता को पढ़ने के लिए। इसी के साथ मैं आदरणीय रेखा सेठी जी को मंच का आमंत्रण दूंगी ताकि वो इस कार्यक्रम का भार संभालें और हमें लेकर चलें और बताएं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आस्था, और दिव्या जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने वातायन के इस मंच से मुझे एक लंबे समय से जोड़े रखा है। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक इसी श्रृंखला में स्मृति और संवाद की जो श्रृंखला है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान पर यह अंक लेकर उपस्थित हूँ। दिव्या जी का बहुत आग्रह था। 15 अगस्त अभी बीती ही है, भले ही 1 महीना हुआ उसको, लेकिन हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की छोटी बड़ी बातें बार बार हमें हमारी स्वाधीनता के प्रति संकल्पबद्ध रहने को प्रेरित करती है। मेरे साथ आज अल्पना मिश्र जी हैं, जो स्वयं एक लेखिका हैं और प्राध्यापक भी। दिल्ली विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर पद पर नियुक्त हैं, लेकिन लेखन के साथ साथ, जैसा कि हम सभी प्राध्यापक करते हैं, आलोचना संपादन के क्षेत्र में
उनकी सक्रिय भागीदारी है। मैं यूं देखती हूँ कि सुभद्रा जी की कड़ी में ही अल्पना मिश्र आगे है। हम सभी स्त्रियां जो आज लिख रही हैं वो अपनी इन अग्रजाओं की प्रेरणा से ही लिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने लेखन से जो अलख जगाया वो एक ज्योति की भांति हम सबके मन में निरंतर जलती रहती है, हमें प्रेरित करती रहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं और कहानियों पर बात करने से पहले उनके जीवन के विषय में मैं कुछ एक दो बातें आपके साथ साझा करना चाहूंगी। उनका जन्म 1904 में हुआ और आज दिव्या माथुर जी ने एक मुझे सूचना दी कि नाग पंचमी 1904 में 15 अगस्त को थी, तो इस नाते उनका जन्मदिन 15 अगस्त 1904 को बैठता है। ये सूचना उन्हें सप्रे संग्रहालय भोपाल से उपलब्ध हुई है। उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ जो स्वाधीनता सेनानी थे और एक नाटककार थे। बचपन में एक लंबे समय तक और बाद में भी महादेवी वर्मा के साथ उनकी मित्रता रही। दरअसल क्रॉसवेट स्कूल में पढ़ते हुए, क्रॉसवेट कॉलेज कहा जाता था, लेकिन उस स्कूल में इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा साथ साथ पढ़ी और कविताओं को लेकर बहुत सी साहित्यिक साझेदारी उनके बीच रही। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना उनके विषय में मुझे मिली वह यह कि सुभद्रा कुमारी चौहान सबसे पहली सत्याग्रही हैं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया था। दरअसल जबलपुर में रहते हुए 1922 में एक योजना बनी जगह जगह तिरंगा लहराने की और उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान काफी सक्रिय थी। 1923 में 18 मार्च का दिन तय किया गया जब उन्होंने झंडा फहराया और उस झंडा आंदोलन में पूरे भारत में 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें एक सुभद्रा कुमारी चौहान थी। उस समय वो गर्भावस्था से थी और उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन उनका ये जो सत्याग्रही रूप है, ये सूचना विकिपीडिया में भी मिलती है, लेकिन पहली महिला जो गिरफ्तार हुई उसमें आपको एक नाम और भी मिलता है जो रुक्मिणी लक्ष्मीपति का है। किंतु पहला जो ये सूचना बिल्कुल सही है कि उन्हें 1923 में झंडा आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। उनके बच्चों की जो कहानियां हाँ, किसी का माइक अगर ऑन है तो जरा म्यूट कर दीजिए। उनकी कहानियों में हमें यह नैरेटिव मिलता है कि सत्याग्रह करना, जेल जाना एक राष्ट्र स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात थी और जिसके लिए बच्चे भी सहयोग करने को तैयार थे। पूरे परिवार का उनको समर्थन मिला था। वे मुख्यतः कविताएं लिखती थी पहले, लेकिन जब उनके पति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और परिवार का दायित्व उन्हें संभालना पड़ा, तब उन्होंने पद्मलाल पन्नालाल बख्शी के कहने पर कहानियां लिखना शुरू किया, जिसका हमें संकेत मिलता है। लेकिन उनकी कहानियों की खासियत यही थी कि वे सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति करती थी। सुधा चौहान जो कि उनकी पुत्री थी, उन्होंने उन पर एक पुस्तक लिखी है जो संस्मरणात्मक और जीवनी परक है, जिसका शीर्षक है मिला तेज से तेज। उसमें अलग अलग अध्याय दिए गए हैं जिनमें उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन है।
उसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे उनकी माँ जो कहानियां लिखती थी, उनकी प्रेरणा उन्हें उनके जीवन से ही मिलती थी। सभी कहानियां आत्मकथात्मक हों ऐसा तो नहीं है, लेकिन इन सभी कहानियों में कहीं ना कहीं उनका अपना और उनके आसपास का जीवन झांकता है। उन्होंने कुल 88 कविताएं लिखी और 46 कहानियां। जो कविताएं हैं वो 2 कविता संग्रहों में संकलित हैं, जिनका शीर्षक है मुकुल तथा त्रिधारा, और कहानी संग्रह उनके 3 हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी तथा सीधे साधे चित्र। और ये सभी कहानियां उनकी एक संकलन में संकलित हैं। यह पुस्तक है सुभद्रा कुमारी चौहान की संपूर्ण कहानियां। इसमें उनकी सभी कहानियां संकलित। मैं चाहूंगी कि अल्पना जी की कहानी कला पर टिप्पणी करते हुए पहले अपनी बात कहें, और इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको उनकी कुछ कविताओं और कुछ कहानियों की यात्रा पर ले चलेंगे। अल्पना जी, आप सबसे पहले कैसे देखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों को? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है इन कहानियों में? पहले तो वातायन को बहुत आभार प्रकट करूंगी, वातायन टीम के प्रति, दिव्या जी के प्रति, और सभी साथियों को मेरा बहुत हार्दिक, प्रेमपूर्ण और सादर नमस्कार है। बहुत प्रिय चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। गीतू जी दिख रही हैं आप मुझे, और मीजो गामी जी दिख रहे थे अभी मुझे, उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। और जो है मीजो कामी जी दिख गए मुझे, और दिव्या जी को भी, और पूरी टीम को, सभी को। तो मेरे लिए ये एक इतना सुंदर अवसर है कि आप सबसे मुलाकात हो रही है। और हमारी पूर्वजों ने तो, हमारी स्त्री पूर्वजों ने ऐसी ही जमीन तैयार की कि हम आज यहाँ तक चलकर पहुंच सकें और यहाँ इस तरह से बात करने के काबिल हो सकें। वह साहस, वो धैर्य, वो समझदारी की, वो विचार की जमीन थी जो हमें आज यहाँ तक लेकर आई है कि हम इतने निर्द्वंद होकर के ये सारी बातें कह पा रहे हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि बचपन में तो हम सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब मैं लेखन में लिखने लगी, कहानियां लिखने लगी, और इस पूरी यात्रा के दौरान अपनी कथा भूमि को, अपनी इतिहास को समझने के क्रम में फिर से मैं गई सुभद्रा कुमारी चौहान के पास। फिर से मैंने जानने की कोशिश की कि हम चले कहाँ से थे और हमने क्या रास्ते तय किए, क्या वहां किस तरह की चीजें थी। और ये जो बात कही जाती है कि शुरू का जो लेखन है वहां पे कला और शिल्प और भाषा इतनी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं थी, ऐसा नहीं है। बहुत परिपक्व भाषा दिखाई पड़ती है, बहुत परिपक्व शिल्प दिखाई पड़ता है। मैंने देखा सुभद्रा जी की कहानियों में मुझे हमेशा से एक विचार संपन्न, दृष्टि संपन्न और संवेदनशील लेखक नजर आता है। और वो विचार और वो संवेदनशीलता, वो दृष्टि, वही हमारी वो थाती है जिसे हम आगे विस्तार करने के लिए लेकर के चलते हैं, जिससे हम अपने को कनेक्टेड पाते हैं। जो अभी रेखा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम उसी की कड़ी हैं, और वाकई उसी की कड़ी है। हमारे पूर्वजों ने ये जो जमीन हमें दी है। तो इस क्रम में मैं गई, और जो सबसे अनूठी बात या सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई पड़ी वो ये थी कि वहां नव जागरण से बनी चेतना, स्त्री चेतना, स्वाधीनता आंदोलन से बने मूल्य, और गांधी का वह अहिंसक प्रतिरोध, यह जो तरीका था, ये तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो उनकी रचनाशीलता के भीतर बहुत गहरे रचा बसा है, पोर पोर में रचा बसा है। मुझे याद आता है कि महादेव वर्मा ने उनके लिए एक विशेषण दिया था, बिजली का छंद। उनके व्यक्तित्व के भीतर बिजली का छंद है।
और ये विशेषण मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर इतना करुणामय व्यक्तित्व है पर भीतर बिजली का छंद है, और बिजली है तो आप सोचें कि प्रकाश भी है और झटका देने की ताकत भी है, दोनों चीजें हैं। उनके कहानियों में मुझे दृष्टिकोण कहानी बहुत मतलब अद्भुत कहानी है, और वो बताती है कि हमारी स्त्री रचनाशीलता, जैसे ही मैं कहूं कि जैसे ही स्त्री के हिस्से में शिक्षा आई है, सुभद्रा कुमारी चौहान को औपचारिक शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों से गृहीत शिक्षा बहुत ज्यादा थी, और अनुभव ज्ञान है, ये हमारा वेद भी कहता है। तो अनुभव ज्ञान है, और उससे पहले जो 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उनकी शादी हो गई थी। लेकिन जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं, या अन्य भी बहुत सारी कहानियों को, तो हम पाते कहीं ऐसा नहीं लगता कि 8वीं तक की शिक्षा और ऐसी समझ, ऐसे विचार, ऐसी दृष्टि, ऐसा पैनापन, ऐसी भाषा, मुग्ध हो जाते हैं और अपने लिए बहुत चीजें पाते हैं। मतलब वह केवल कविता में ही नहीं है कि विश्वास, प्रेम, साहस, जो 3 कहते हैं मेरे जीवन के साथी, तो विश्वास, प्रेम, साहस यहाँ भी हमें मिलता है, उनकी कहानियों से हम लेते रहते हैं। और आप देखिए इस कहानी में, मैं इस कहानी का थोड़ा सा बताऊंगी क्या है इस कहानी में जो मुझे इतना ज्यादा आकर्षित करता है। हमेशा करता हूं, मैं बार बार कहती हूँ कि इस कहानी को तो सबको पढ़ना चाहिए। इसमें एक वो स्त्री है जिसके भीतर ये चेतना अपने परिवेश से, जो सारे हमारे सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, सारी चीजों से, नवजागरण, सारे परिवेश ने उसके भीतर ये चेतना पैदा की है कि उसे स्वतंत्रता प्रिय है, वह स्वतंत्र होनी चाहिए, या उसकी एक स्वतंत्र दृष्टि है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और इसे वह मान बैठी है। और इसलिए जब उसकी शादी होती है और वहां उसको परिवार में बहुत सम्मान के साथ, बड़ी सेठानी वाली भूमिका में, कि निर्णय लेने का आपको अधिकार है, आप नौकरों को हुक्म दे रहे हैं, बता रहे हैं, और परिवार वाले खुश हो रहे हैं, जितने भी काम वो करती है उसे लगता है कि वो बहुत बहुत ताकतपूर्ण स्थिति में है, बहुत स्वतंत्र है, और बहुत उसका जो दर्जा है वो ऊंचा है, और वो स्वतंत्र स्त्री चेतना की प्रतिनिधि है। जब उसका मन करता है वो शाम को टहलने निकल जाती है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो उस व्यवस्था को ही सुदृढ़ करने के लिए, उसकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो रहा है। और वो जो कुछ भी नौकरों को हुक्म दे रही है, किसकी सुविधा के लिए? परिवार की सुविधा के लिए, पति की सुविधा के लिए, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सुविधा के लिए। जो व्यवस्था वो इतनी अच्छी तरह से संभाल रही है, वो भी इसलिए उसने जो वो थोड़ी सी छूट ली है कि वो शाम की सैर कर आए, वो किसी को भी इतनी, मतलब थोड़ी चुभती है, लेकिन फिर भी लोग उसको ज्यादा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ठीक है चलो इतना ठीक है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटित होती है कि उसके पति लौटते हैं, आते हैं घर और कहते हैं कि तुम्हारी जो बाल सखी थी बिट्टन, वो रो रही है, सड़क पर बैठी, घर से निकाल दिया गया उसे क्योंकि वो गर्भवती थी। तो जैसा उसने काम किया वैसी उसको सजा मिली। अब ये ठीक है कि कोई भूल हुई है, उससे हुई है या उसके ऊपर लाद दी गई है, दोनों स्थिति है। अब ऐसे में बाल विधवा है बिट्टन, उसके साथ ऐसी घटना घटित हो गई है, तो मनुष्यता क्या कहती है और एक स्वतंत्र चेता स्त्री क्या सोचेगी? मनुष्य की तरह सोचेगी। उसने सोचा अरे मेरी मित्र संकट में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और बिट्टन संयोग से वो सबसे मदद मांगती हुई उसके घर तक चली आती है और उसके बाहरी बरामदे में वो बैठी हुई है। और चूंकि इसे तो निर्णय लेने की आदत है, लेकिन इसे उसका निर्णय का दायरा नहीं पता है, कहाँ तक निर्णय लेना है। और जब ये वाकया घटित होता है, वो कहती है कि अरे मैं बिट्टन को आश्रय दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा घर है और वो संकट में है। तो उसका पति रोक देता है कि नहीं तुम बिट्टन को घर में आश्रय नहीं दे सकती हो। अब बहस शुरू होती है कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, मेरा भी अधिकार है। फिर बहस शुरू होती है, वो कहता है कि नहीं बिट्टन तो चरित्रहीन है और जो है उसको घर में नहीं रखा जा सकता, वो गर्भवती है, समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाएगा उसे। तब वो तर्क देती है कि अपने चरित्रहीन पुरुष मित्रों को तो आप सम्मान पूर्वक घर में लाते हैं और उन्हें आश्रय भी दे देते हैं,
ठहरा भी लेते हैं। लेकिन मेरी एक मित्र संकट में पड़ी हुई है, बाल सखी है मेरी बचपन की, और आप उसकी थोड़ी सी सहायता करने के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए, जब तक उसका कहीं इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए भी उसे ठहरने की इजाजत नहीं दे रहे। पर घर वाले नहीं तैयार होते, बहुत मतलब स्थिति बिगड़ जाती है। उस दिन उसे समझ में आता है कि दरअसल उसका दायरा कितना है, क्या है, और यह जो उसे एक स्वतंत्रता मिली हुई है, दरअसल ये दिखावा है, भ्रम है, ये कुछ भी नहीं है। फिर भी वो आती है, अपने बचे हुए पैसे बिट्टन को देती है और कहती है, अपने भाई का पता देती है कि तुम वहां चली जाओ, शायद वहां कुछ मदद हो जाए। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसके बाद वो आती है और अपने वो जो गहने थे और बढ़िया कपड़े थे वो सब उतार कर वो साधारण कपड़े नौकरों वाले पहनती है, और पहनकर चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे अपने काम में लग जाती है। और जब वो नौकरों की तरह काम में लग जाती है और अपने सारे अधिकार छोड़ देती है, तब वहां जो अहिंसक आंदोलन, गांधी का जो प्रतिरोध का तरीका था, वो दिखाई पड़ता है। अचानक कहानी इतना बड़ा दायरा ले लेती है। अचानक जो निर्मला है वो अचानक स्त्री के साथ साथ मानवता का प्रतीक बन जाती है। स्त्री के साथ साथ वो भारतीय जनता का, गुलाम जनता का प्रतीक बन जाती है। इतने बड़े उसमें ये रूपक खुलता है और हैरान रह जाना पड़ता है कि स्त्री रचनाशीलता इतना अधिक सोच सकती थी, इतने इतने लेयर्स में जा सकती थी। और वहां वो मतलब जिस तरह से, और अहिंसक आंदोलन है कि हम काम तो कर रहे हैं पर अब हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप चाहते हैं। हम, मेरा जो दायरा आपने बनाया है उसमें हमारी यही असली स्थिति है, इसलिए इस असली स्थिति में हम आ गए। अब आपके दिखावे में हम नहीं आएंगे कि आप सबके सामने, दुनिया के सामने दिखाएं कि ये मेरी सेठानी गहने पहने हुए बड़ी सुखपूर्वक रह रही है। ये धोखेबाजी अब नहीं चलेगी। और वो जितने साइलेंट तरीके से होता है, अद्भुत है। तो शिल्प शिल्प में तो सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब उनका जवाब नहीं, इतना खूबसूरत है, कसा हुआ है। कहीं आप नहीं कह सकते कि इतने 1-2 पैराग्राफ निकाल दीजिए, नहीं, इतना कसा हुआ शिल्प है। हर जगह उस शिल्प में एक खूबसूरती है, कहने का एक ढंग है, और ला कर जहां खड़ा करती है वो प्रतिरोध का एक अनूठा रूपक हमारे सामने रखता है। और फिर हमें वो सारा स्वाधीनता आंदोलन याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है, और हमें लगता है कि ये जो निर्मला है वो एक प्रतिनिधि की तरह सामने आ जाती है। तो ऐसी और भी बहुत सी कहानियां हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि वे कितनी बड़ी रचनाकार हैं। न सिर्फ कविता में, कहानी में भी उन्होंने बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहिए। लेकिन वो समय ऐसा था, प्रेमचंद का समय है बगल में, देखिए समानांतर प्रेमचंद चल रहे हैं, और प्रसाद भी हैं, बिल्कुल। जैनेन्द्र आ गए हैं, जैनेन्द्र आ गए हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आप देखिए कि वो समय कैसे, क्या चैलेंजेस हैं, और एक स्त्री के रूप में, एक स्त्री रचनाकार के रूप में वो इतनी अच्छी तरह से अपने को प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये बहुत से कारण, बहुत सी कहानियां कल्पना जी, आपने जो कहानी सुनाई उसके साथ और जो संकेत आपने दिया कि प्रेमचंद के समकालीन समय में वो कहानियां लिख रही हैं, तो मुझे एक और खास बात ध्यान आई कि मुक्तिबोध ने सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखन पर एक टिप्पणी की, और उस टिप्पणी में उन्होंने 3 बातों को अंडरलाइन किया। एक तो ये कि उनके साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन का एक रूप है, दूसरा कि उनके साहित्य में स्त्री स्वाधीनता का प्रश्न है, और तीसरा कि पतित जातियों के उत्थान के लिए कर्मशील है। तो मुझे एक ये बात ध्यान में आई कि एक तरफ हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं, अभी झांसी की रानी तो पढ़ी सिंगापुर के छात्र ने, लेकिन उनकी कविताओं में भी अगर हम देखें तो 2-3 स्वर हमें लगातार मिलते हैं। एक तो मातृत्व बहुत महत्वपूर्ण स्वर है। झांसी की रानी
उन्होंने सुनाई, जो एक और प्रसिद्ध कविताएं उनकी हैं, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो वसंत, और एक कविता झांसी की रानी की समाधि पर। तो वो जैसे अपने वो जो टोन है एक तरह से झांसी की रानी की कविता का, वो टोन यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन वो प्रतिबद्धता जो उस कविता में है वो यहाँ भी है। उसकी बस केवल 4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगी आगे पढ़ने से पहले। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, चलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। 4 स्टैंजा की ये कविता है। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन चल ही रहा था, और ये बात सोच के मेरे रोए सिहर जाते हैं कि 1930 से सुभद्रा कुमारी चौहान राज्य कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही। 1936 में बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई। 1942 में फिर से निर्द्वंद भाव से चुनी गई। बिल्कुल उनके सामने कोई और प्रतिरोध नहीं था, अनअपोज्ड चुनी गई हैं। और ये वो समय है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। 48 में 1904 से 1948 का उनका जीवन काल है, लेकिन उस समय में भी लगातार आजादी की लड़ाई में इस तरह की भागीदारी आगे बढ़ के उन्होंने की। आपने गांधी जी का जिक्र किया, तो ऐसे कई संस्मरण उनके हैं जिनमें गांधी जी के पास वो जाती हैं, और पति पत्नी दोनों जाते हैं, लक्ष्मण सिंह जी भी और सुभद्रा जी भी। और सुभद्रा जी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, और गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम विवाहित हो क्या? तो बोली हाँ। तुमने मतलब कोई चिन्ह नहीं है विवाहिता होने के। तो गांधी जी के सामने भी खड़े होकर के और पूरे उस भाव से दोनों पति पत्नी आजीवन स्वाधीनता संग्राम में लगे रहे। और बच्चों का जिक्र भी आता है, और सुधा चौहान ने इसके बारे में बात की है कि कैसे जब भी माँ कैद कर ली जाती थी और जेल चली जाती थी तो पूरे परिवार का दायित्व उन पर था। लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे, उस समय में सुधा चौहान का विवाह उन्होंने प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय से कराया। एक अंतरजातीय विवाह था, और जाति पटे उस समाज में अंतरजातीय विवाह के लिए अनुमति देना, और आगे जाकर के सुभद्रा जी ने अमृत राय को 1 महीना अपने घर में रहने की अनुमति दी, ताकि दोनों एक दूसरे को सही जान सके। तो कभी कभी मेरे मन में ये आता है चंद स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री के अधिकारों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन निजी जीवन में जो क्रांतिकारिता सुभद्रा जी में दिखाई पड़ती है, वो शायद मतलब वो इतना साहस का कदम था कि जो दृष्टिकोण कहानी की आप बात कर रही हैं, कि जब वो अपने परिवार में ये बात कहेगी तो वो परिवार उसे या पितृसत्ता उसे कितनी आजादी देगी, उन सब को छोड़ करके सुभद्रा जी ने अपने जीवन में अपने निर्णय लिए। लेकिन इस राष्ट्रीयता के साथ साथ उनकी कविता का खास तौर पे एक बहुत खूबसूरत मोड़ पे उनकी कविताएं जाती हैं। वो है कि जैसी प्रसाद की कविताएं हैं, भावपूर्ण, लयात्मक, वैसी ही कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। लेकिन हम ज्यादातर उन्हें किन कविताओं के लिए जानते हैं? या तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो कविताएं हैं, या एक माँ के रूप में एक मातृत्व और कोमलता और करुणा उनकी कविताओं में, कहानियों में बहुत अधिक है। एक कहानी का जिक्र मैं अभी करूंगी बाद में, लेकिन पहले मैं अनुरोध करूंगी आस्था जी से। उन्होंने उनकी एक कविता चुन रखी है, स्मृतियां, कि वे वो कविता पढ़ें और फिर हम उस पर आगे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। जब हम बात कर रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों की, तो अल्पना जी का बहुत शुक्रिया।
इतना कुछ बताने के लिए। जब कविताओं की बात हुई तो आपने कहा कि कविताओं में कई रंग देखने को मिलते हैं। वीर रस की कविताएं हैं, मातृत्व की कविताएं हैं, पर मैंने जो कविता चुनी है वो शायद प्रेम रस की है और इस कविता को पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है स्मृतियां। क्या कहते हो, क्या कहते हो किसी तरह भी भूलूं और भुलाने दूं? क्या कहते हो किसी तरह भी भूलूं और भुलाने दूं? गत जीवन को तरल मेघ सा स्मृति नभ से मिट जाने दूं। शांति और सुख से जीवन के दिन शेष बिताने दूं। शांति और सुख से ये जीवन के दिन शेष बिताने दूं। कोई निश्चित मार्ग बनाकर चलूं, तुम्हें भी जाने दूं। कैसा निश्चित मार्ग, कैसा निश्चित मार्ग, हृदय धन समझ नहीं पाती हूं मैं। वही समझने एक बार फिर, वही समझने एक बार फिर क्षमा करो आती हूं मैं। जहां तुम्हारे चरण वहीं पर, जहां तुम्हारे चरण वहीं पर पदरज बनी पड़ी हूं मैं। मेरा निश्चित मार्ग यही है, ध्रुव सी अटल पड़ी हूं मैं। भूलो तो सर्वस्व, भूलो तो सर्वस्व, हलावे दर्शन की प्यासी घड़ियां। भूलो मधुर मिलन को, भूलो बातों की उलझी लड़ियां। भूलो प्रति प्रतिज्ञाओं को, आशाओं विश्वासों को। भूलो प्रति प्रतिज्ञाओं को, आशाओं विश्वासों को। भूलो अगर भूल सको, भूलो अगर भूल सकते हो आंसू और उस आंसू को। मुझे छोड़कर तुम्हें प्राण धन सुख या शांति नहीं होगी। मुझे छोड़कर तुम्हें प्राण धन सुख या शांति नहीं होगी। यही बात तुम भी कहते थे, यही बात तुम भी कहते थे। सोचो भ्रांति नहीं होगी। सुख को मधुर बनाने वाले दुख को भूल नहीं सकते। सुख को मधुर बनाने वाले दुख को भूल नहीं सकते। सुख में कसक उठूंगी मैं प्रिय, मुझको भूल नहीं सकते। मुझको कैसे भूल सकोगे, मुझको कैसे भूल सकोगे। जीवन पथ दर्शक में थी, प्राणों की थी प्राण हृदय की। सोचो तो हर्षक में थी, मैं थी उज्जवल स्फूर्ति पूर्ति। मैं थी उज्जवल स्फूर्ति पूर्ति थी प्यारी अभिलाषाओं की। मैं ही तो थी मूर्ति तुम्हारी बड़ी बड़ी आशाओं की। आओ चलो कहाँ जाओगे, आओ चलो कहाँ जाओगे, मुझे अकेली छोड़ सके। बंधे हुए हो हृदय पाश में, बंधे हुए हो हृदय पाश में। नहीं सकोगे तोड़ सके, नहीं सकोगे तोड़ सके। इतना प्रेम का अनुनय विनय करती हुई ये कविता जो छोड़ के जाने से बिल्कुल ही इनकार करती है। और ऐसी कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान लिख सकती हैं, सोचना थोड़ा अलग लगता है। बहुत ही सुंदर कविता और मुझे मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आस्था जी, आपने पढ़ी भी इतनी खूबसूरती से कि इस कविता में जीवन का जो राग है वो एकदम साकार होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी ही एक कविता की 4 पंक्तियां मैं भी और सुना देती हूँ, फिर आगे करेंगे। ये कविता का शीर्षक है अनोखा दान। अपने बिखरे भावों का मैं गूंथ अटपटा सा ये हार, चली चढ़ाने उन चरणों पर अपने हिये की का संचित प्यार। तो जैसे छायावाद के अन्य कवि हैं, एक तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में वो शुरुआत जो छायावादी कविता का प्राण बनी वो बसी हुई थी। ठुकरा दो या प्यार करो, मेरे पथिक, मुरझाया फूल आदि कितनी ही कविताएं हैं जो जिनमें ये भावात्मकता और माँ वाली तो वो कदम का पेड़, वो सब लोकप्रिय कविताएं तो हमारे बालिका का परिचय, यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली,
शाही शान भिखारन की है मनोकामना मतवाली, दीप शिखा है अंधेरे की घनी घटा की उजियाली, उषा है ये काल प्रिंग की, है पतझर की हरियाली। तो इस तरह एक कोमलता और करुणा भी उनके साहित्य का प्राण है। तो ये जो भाव है एक साथ कविताओं और कहानियों में एक ही तरह से आवाजाही करता रहता है। कल्पना जी, आप इस तरह से आप महादेवी के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि जो जो महादेवी की कविता में अपने चरम पर दिखाई पड़ता है, उसके कुछ सूत्र भी यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो इन सभी कवियों को अगर एक परिदृश्य में जैसा हम देखते हैं, तो आप ऐसी कुछ बातें साझा करने चाहेंगी जो उस युग में सुभद्रा कुमारी चौहान को कैसे पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए, या महादेवी जी ने जो बातें उनके लिए कही, आप उनमें से कुछ साझा करना चाहेंगे? हाँ, महादेवी जी ने तो मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं हृदय उड़ेल कर लिखना, उस तरह से लिखा और वो बातें बताई हमें जो बहुत देखने में निजी लगती थी, परंतु वे सबकी थी। तो इस तरह से जो एक सबसे बड़ी चीज, अभी आप कविता की बात करी थी और अभी बहुत अच्छे से आस्था ने कविताएं पढ़ी, उस कविता को पढ़ा जिसमें जो राग है वो आगे निश्चित रूप से आता तो है ही और पूरे छायावाद की जमीन बनाता है। लेकिन मुझे जो याद आया कि ये जो चीज प्रेम के साथ साथ, मतलब प्रेम तो है, प्रेम की वो गहराई है, वो कविता में जिस तरह से है, कहानी में उस तरह से है। और आप देखिए उनकी प्रसिद्ध कहानी उन्मादिनी, उस नाम से संग्रह भी आया था उनका 1934 में। अब ठीक, आप देखिए कितना पैरेलल टाइम है प्रेमचंद के, और उस कहानी को कभी भी इस रूप में नहीं पढ़ा गया कि वो प्रेम की इतनी गहन प्रेम की कहानी है जो कहीं भी जरा सा भी लाउड नहीं होता है। क्योंकि उस जमाने में तो दरअसल यथार्थ यही था कि बिल्कुल कह नहीं सकती, लड़की तो बिल्कुल भी नहीं व्यक्त कर सकती थी, बोल नहीं सकती प्रेम थी, पर ही पहरा था। प्रेम पर पहरा था, बिल्कुल बोल नहीं सकती थी। और लड़का भी अगर वो सचमुच प्रेम करता है तो वो बोलता नहीं था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि इससे लड़की का जीवन बर्बाद हो सकता था। इतने गहन प्रेम की वो कहानी उन्मादिनी की, पूरा दोनों का जीवन ही जिस तरह से, मतलब बिना एक भी शब्द कहे और उस पूरे भाव को व्यक्त कर देना। आज तक कविता सुनते हुए मुझे वो कहानी याद आ रही थी कि दोनों में, जो रेखा जी ने कहा कि दोनों में वो जो आवाजाही कर रहे हैं, वो विचार दरअसल एक ही हैं। वो राग हो, विराग हो, देश प्रेम हो, वीर भाव हो या करुणा हो, वो एक ही तरह से दोनों में आ जा रही है। वो चाहे कहानी के शिल्प में वो कह रही हो, चाहे कविता के माध्यम से कह रही हो, एक ही चीज है। तो हमें एक और कहानी मुझे याद आती है, बड़ी मार्मिक है, वैश्या की बेटी जिसे स्वीकार ही नहीं किया गया। एक है एक कैलाशी कहानी नानी, गौरी भी है, गौरी है, हाँ हाँ, निजी प्रेम और देश प्रेम और समर्पण, ये सभी भाव एक बिल्कुल। साथ। ये तो कहानियों के नाम इसलिए लिए दे रहे हैं हम कि आप लोग ढूंढ के उन कहानियों को पढ़ सकें। हाँ, जब भी आपको वक्त मिले आप जरूर इन कहानियों को देखिए। कैलाशी नानी एक कहानी है कि जो कैलाशी नानी, वो तो बिल्कुल घर में काम करने वाली, उसके साथ बच्चों को जंगल में जो ढोर बकरी चराने के लिए, तो बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो कितनी सतर्क और कितनी ईमानदार है। और वो उस जमींदार से जो उसको इतना बहला फुसला रहा, पैसे दे रहा है, वो इकन्नी के लिए तो खुश होती है, लेकिन जो उसने इतने चांदी के रुपए दिए हैं वो उनको इनकार कर देती है। अपनी गरीबी में भी वो ईमानदारी। तो वो मूल्य जो है, वो किस तरह से उन मूल्यों को स्थापित कर रही हैं, और वो मूल्यों को एक तरह से क्या होता है कि ट्रांसफर होता है, आप अगली पीढ़ी को थमा रहे होते हैं, तो वो एक माध्यम है जिससे वो थमा रही हैं। एक और चीज मुझे याद आ रही थी आप लोगों की बातें सुनते हुए, उनकी वो कविता, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, ये जुझारूपन जिसमें हो,
कि कितने भी मतलब इतने संकट आए, जेल गई, आर्थिक संकट भी बहुत आए, तो इतने सारे संकटों को झेल ले जाना, वो भी हंसते हुए। महादेवी वर्मा ने एक जगह लिखा है कि हम अगर मिलते थे और 5 मिनट में हम 4 मिनट हंसते थे और 1 मिनट की बात होती थी, तो वे हंसते हुए झेल ले जाना सारी चीजों को। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि विकल्प हमारे पास दो ही होते हैं, या तो रोते हुए सारे काम कर डालो, सारे चीजों को झेलो, या हंसते हुए। तो हंसते हुए का प्लस रास्ता चुनना ज्यादा ज्यादा साहस का, ज्यादा चैलेंज का और ज्यादा समझदारी का है, ज्यादा विचार का है, कि वहां आपको पता है कि आपको तो करना ही है, आपको लड़ना है तो लड़ो या मरो, में तो हंसते हुए लड़ो और हंसते हुए मरो। तो ये जो चीज है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है उनकी। महादेवी वर्मा की बात आई तो मुझे पद के साथी के 2 पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी। एक पैराग्राफ दूसरे हिस्से का, जहां वो कहती हैं कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए ये बंधन और ये सारी चीजें इसे नहीं मानती हैं। और दूसरी जगह जहां वो कन्यादान का विरोध करती है खुद अपनी बेटी के संदर्भ में। ये 2 हिस्से छोटे छोटे मैं पढ़ूंगी आपके लिए। जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से स्वतंत्र नहीं माना जाता था, तब वे कहती हैं मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है। फिर चाहे वह स्त्री शरीर के अंदर निवास करती हो, चाहे पुरुष शरीर के अंदर, इसी से पुरुष और स्त्री का अपना अपना व्यक्तित्व अलग अलग रहता है। जब समाज और परिवार की सत्ता के विरुद्ध कुछ कहना अधर्म माना जाता था, तब वे कहती हैं समाज और परिवार व्यक्ति को बंधन में बांध कर रहते हैं। ये बंधन देश कालानुसार बदलते रहते हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए, वरना वे व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के बदले बाधा पहुंचाने लगते हैं। बंधन कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों ना नियत किए गए हों, हैं बंधन ही। और जहां बंधन है वहां असंतोष है, क्रांति है। दूसरा पैराग्राफ में पढ़ूंगी जहां उन्होंने अपनी ही बेटी के लिए कन्यादान करने का विरोध किया। मतलब विद्रोहिणी वो राजनीति में तो हैं, लेकिन जीवन में भी हैं, और ये हम सबके लिए हमेशा हर आगे आने वाले के लिए प्रेरणा बनती है। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकार नहीं किया कि जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वर की योग्यता तौली जा सकती है। जो बात आपने अभी कही कि उन्होंने जाति को नहीं माना, योग्यता को माना। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे, उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की, मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय तक किसी ने, और विशेषतः किसी स्त्री ने, ऐसी विचित्र और परंपरा विरुद्ध बात नहीं कही थी। देश की जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन के बासंती सपने अंगारों पर रख दिए थे, उसकी प्राप्ति के उपरांत भी जब उन्हें सब ओर अभाव और पीड़ा दिखाई दी, तब उन्होंने अपने संघर्षकालीन साथियों से भी विद्रोह किया। उनकी उग्रता का अंतिम परिचय तो विश्व वंदे बापू की अस्थि विसर्जन के दिन प्राप्त हुआ। वे कई सौ हरिजन महिलाओं के जुलूस के साथ साथ 7 मील पैदल चलकर नर्मदा किनारे पहुंची, पर अन्य संपन्न परिवारों की सदस्याएं मोटरों पर ही जा सकी। जब अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घेरे में इन पैदल आने वालों को स्थान नहीं दिया गया, तब सुभद्रा जी का क्षुब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। उनका छात्र धर्म तो किसी प्रकार के अन्याय के प्रति क्षमाशील हो नहीं सकता था। जब उन हरिजनों को उनका प्राप्य दिला सकी, तभी वे स्वयं सभा में सम्मिलित हुई। तब जाकर के वे सभा में सम्मिलित हुई, जब उन्होंने हरिजनों को उनका प्राप्य दिला दिया, उनकी जगह दिला दी। तो ये जो जुझारू व्यक्तित्व था, ये जो था न्याय अन्याय को लेकर के बहुत ही स्पष्ट जो उनका रुख था, वो इतना प्रेरक है। और ये पद के साथी में महादेवी वर्मा ने एकदम, इसीलिए मैंने कहा कि हृदय उड़ेल कर लिखा है। उन सारी चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि केवल राजनीति में ही नहीं और केवल घर पर ही नहीं, दोनों जगह उन्होंने
उन मूल्यों को थामे रखा जिसकी बात वो वैचारिक रूप से कर रही थी। तो मुझे मतलब जो ये प्रिय था, पसंद था, वो मैंने आपको सुनाया। कल्पना जी, आपकी बात से ही मुझे एक पंक्ति पढ़ने का मन हो आया है। ये कहानी है आहुति। उसमें एक पंक्ति है बीचों बीच, कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। वह राधे श्याम को किस प्रकार रोक सकती थी? वह तो उनकी विवाहिता पत्नी ठहरी, क्योंकि 7 भावरे फिर लेने के बाद राधे श्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली सी मिल चुकी थी ना। अब सोचिए कि किस समय में सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही हैं। अत्यधिक और आधुनिक, अत्यधिक आधुनिक, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और दूसरी कहानी गौरी, जिसमें कि गौरी जो है वो मतलब उसका विवाह संबंध ठहराया जा रहा है। लड़ाई में शामिल होते हैं। पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और ये पता चलता है कि उसको तो बहुत से लोग मिल सकते हैं, लेकिन गौरी अपने चुनाव से जब वो जेल चले जाते हैं तो उनके घर में चली जाती है और बच्चों की देखभाल करती है। और जब वो जेल से लौटते हैं तो उनके पांव की धूल जो है वो अपने माथे लगाती है। तो एक तरफ ऐसी स्त्रियां हैं उनके जहां जो सीधी विरोध में खड़ी हो जाती हैं, दूसरी तरफ ऐसी स्त्रियां हैं जो ये समर्पण करती हैं। और एक तीसरी कहानी का शीर्षक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मालिन की बेटी कहानी है, मतलब शीर्षक मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन उस कहानी में एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है कि मालिन की जो बेटी है वहां, और वो उससे जो जमींदार का बेटा है उसे प्रेम हो गया है। और प्रेम हो जाने के बाद वो अपने घर में कहता है कि वो उसी से विवाह करेगा, और विवाह करके वो उसे अपने घर में ले आता है। तो मैं ये जो परिवर्तन है जो सुभद्रा कुमारी चौहान वहां देख रही हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस समाज में इस तरह की स्वीकार्यता लगभग असंभव थी, जब वो कहानी में ऐसी चीजों को घटित होते हुए दिखाती है तो वो उस आजाद भारत का सपना बुनती है जहां जिसके लिए वो लड़ाई कर रही है। जो बात आपने कही कि जो पांव पर चलकर आई हुई महिलाएं हैं, जब तक कि उनको उनका अधिकार नहीं दिला दिया तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकती थी। तो ऐसी कहानियों के भी उनके जो पात्र हैं, जो ऐसे लगता है कि क्या ये समाज में संभव था, क्या ये हो सकता है। तो हमेशा ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने वो राहें चुनी जो अपनी बनाई हुई राहें थी, जो समाज के द्वारा उत्तराधिकार में मिली थी, उनको तोड़ने का साहस उनमें था। तो इस तरह की जो चीजें वहां हो रही हैं, मैं तो हमेशा यही देखती हूँ कि ये एक स्त्री है जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय है, और उसके मन में, आंखों में एक मातृत्व का जो भाव है वो इसलिए है कि वो मानव मात्र के प्रति करुणा में बदल जाता है। तो जैसे महादेवी ने कहा कि ये सभी पात्र जो हैं ये मेरी सच्ची सहानुभूति के पात्र हैं, ऐसे ही मुझे लगता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हो या कहानियां, जो सभी पात्र उनके यहाँ नजर आते हैं वो उनकी सहानुभूति के पात्र हैं। तो लगभग हमारा समय समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं एक बार चाहूंगी कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और उससे पहले अल्पना जी, अगर एक समग्र व्यक्तित्व की तरह आज एक जरूरत है कि ये जो स्त्री रचनाकार हैं इनको हम फिर से पढ़ें, और हमारी बिल्कुल, आलोचना ने जिस तरह का एक नजरिया बना दिया है इनके प्रति, उसको जब हम छोड़ के अपने आप से एक तरह से सवाल करने लगते हैं, आलोचनात्मक नजरिए से, पूरे मन से, भाव से, स्त्री चेतना की दृष्टि से, स्त्री अनुभव की दृष्टि से उसे पढ़ने लगते हैं, तो हमारे सामने अलग अलग निष्कर्ष सामने आते हैं और लगता है कि ये स्त्रियां कैसे अपने समय से आगे थी।
तो आप मेरी इस बात में जो जोड़ना चाहें या कुछ और कहना चाहें अपने लगभग मतलब अंतिम कमेंट्स के रूप में, तो या कोई बिल्कुल। ऐसी बात जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया हाँ, एक तो और बात थी हाँ, जो ये जी, थी कि उन्होंने अपने को पति की अर्धांगिनी के रूप में नहीं, मतलब देखिए सोच कितने आगे की है, कितनी आधुनिक है। और एक आधुनिक भारत का सपना तो उनके पास है ही। जो मैंने पहले ही कहा कि 3 चीजों का एक अनूठा वहां रचनात्मक उपयोग दिखाई पड़ रहा है। 3 जो चीजें आ रही हैं, नवजागरण से बनी स्त्री चेतना, स्वाधीनता आंदोलन से बने मूल्य, और गांधी का अहिंसक प्रतिरोध का जो आंदोलन था, उससे बने प्रतिरोध के रूप, कि यहाँ इस तरह प्रतिरोध करना है, यहाँ सविनय अवज्ञा करनी है, कि यहाँ असहयोग करना है, उस तरह की जो चीजें आ रही हैं। तो वो सारी चीजें उनकी वैचारिकी को स्पष्ट करती हैं। और और वे मूल्य, और वे जो नए और नए समय के लिए नई स्त्री की जो छवि बनाना चाह रही हैं, जो हमें देना चाह रही हैं, वो यही चीज है कि कैसी आगे आने वाली हमारी स्त्री कैसी हो, उसका व्यक्तित्व कैसा हो, और वो अपने व्यक्तित्व को कैसे समझे। एक मुझे जो मैंने हंसने वाली बात कही थी कि हंसकर चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को वो झेल ले जाना, तो वो जज्बा जो था, उसकी एक बात थी कि उनसे जब ये कहा गया कि जेल जाने पर कितना मतलब कष्ट और ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हंसकर उन्होंने कहा कि जो फूल मालाएं मिलती हैं, एक तो उन्हें पाकर खुशी होती है, दूसरे उसका तकिया बन जाता है और तकिया लगाकर जेल में सो जाते हैं। अब देखिए, इतनी गंभीर बात, इतनी मुश्किल बात, और उसको कितने सहज ढंग से लिया। मतलब परिस्थितियां, और आपको उनको झेलने का जो सामर्थ्य है, वो अपने भीतर से कैसे लाना है। तो ये सारी चीजें उन्हें बहुत विचार संपन्न, बहुत विवेक संपन्न लेखक बनाती हैं, एक बड़े रचनाकार के रूप में। और एक बात और आपने कही, उसका संकेत दिया कि प्रेमचंद का समय है और आलोचकों ने हमारे स्त्री रचनाशीलता को रेखांकित नहीं किया। दरअसल उस समय बिल्कुल इन लोग को एक कथाकार के रूप में, मतलब उनके समय में और समकालीन बहुत से नाम आते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनको एक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित ही नहीं किया। कविता में फिर भी स्वीकार किया, लेकिन कहानी में तो बिल्कुल भी नहीं, कथाकार के रूप में नहीं किया। बहुत देर में जाकर के ये स्वीकृति मिलती है। जबकि आप देखिए कि कहानियों में कितनी, मतलब कहीं से भी आप उन्हें कमजोर नहीं कह सकते या पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते कि पुराने समय का है, अरे भाई ये तो 1932 का है, ये तो बड़ा पुराना, नहीं कह सकते। आप उन्हें आज उतना ही प्रासंगिक पाते हैं, उसमें से उतनी चीजें पाते हैं अपने लिए जहां आप अपने को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो स्त्री मुद्दे हों, चाहे वो दलित मुद्दे हों, और चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे हों। लाठीचार्ज पर भी उनकी एक कहानी है। तो मतलब रेंज, बहुत बड़ा रेंज है। और ये कहना कि स्त्रियां जो है वो बस एक छोटे दायरे का लेखन करती हैं, बिल्कुल गलत धारणा है। इतना बड़ा रेंज तो उस जमाने में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिया था। तो ये हमारी एक बहुत समर्थ, बहुत विवेकवान और बड़ी रचनाकार है। कहानी मुझे और याद आ रही है, 3 बच्चे, उसमें 3 बच्चे उस संपन्न परिवार के हैं जो कहानी की मैं या नायिका है, उसके 3 बच्चे हैं। और हर रोज 3 ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप को किसी कारण से जेल में डाल दिया गया है और वो इधर उधर घूमते हुए इनके द्वार पर आ जाते हैं। तो उस कहानी में जो संपन्न परिवार के बच्चे हैं वो झट से अपना खाना उनको दे देते हैं, और उसमें बीच में एक जगह माँ कहती है कि अब मैंने एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाया है, अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। तो वो बच्चे कहते हैं कि वो भूखे रहने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी अपना खाना वो उन बच्चों को दे देते हैं। बाद में एक खबर आती है कि अ, वो बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। वो एक अलग बात थी। लेकिन इस कहानी में ये जो बच्चों का साथीपना उन्होंने दिखाया, तो जो बात मैं कह रही थी कि उनकी जो दुनिया है, उनकी नज़र में जो समाज है, वो समाज ऐसा ही है जो साझेदारी पे टिका होगा। जो मूल्य है, जो सबसे बड़ा मूल्य है जीवन का, वो है
करुणा। तो ये जो मतलब दो अलग अलग परिवारों के दोनों जगह 3-3 बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चों को ये शिक्षा मिलती है या संस्कार के रूप में मिलता है कि एक जिसे आज हम बराबरी, समानता, समता और न्याय का मूल्य कहते हैं, तो ये समाज वैसा बनना है और वो करुणा के द्वारा ही बन सकता है। ये उन्होंने प्रतिष्ठित किया। जो गांधीवादी मूल्य की हम बात कर रहे थे, वो भी लगातार इन कहानियों में चलता रहता है। आस्था जी, आप क्या कुछ और जोड़ना चाहेंगी, या सवाल तो नहीं है, या कोई साथी जो हमारे यहाँ है वो अपना टिप्पणी करना चाहे तो उनका स्वागत है। अभी वरुण जी ने कुछ पूछा है। वरुण जी, आप खुद पूछ लीजिए। है क्या वरुण कुमार? हाँ हूँ मैं असल में यात्रा में हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, उन्होंने अपना कुछ लिखा है, आप देख लीजिए चैट बॉक्स। हाँ, वो उनकी काफी सारी कविताएं, जैसे प्रेम की कविता आई, वो कविता वाला पक्ष तो लगभग सारा कुछ कवर हुआ उसमें। उनकी कहानियों का एक अच्छा खासा, हालांकि जितनी संख्या में लिखी उसमें भी जो स्वतंत्रता के संदर्भ से अलग या स्त्री पुरुष के संदर्भ से अलग अलग विषय की कहानियां हैं, और उसमें भी वो चीज दिखती है कि स्त्री हृदय उन चीजों को कैसे लेता है। जैसे वो कहानी जो 2 बच्चे आते हैं रोज, उसके पास कोई पद गाते हुए जाते हैं, वे बच्चे पुलिया के नीचे रहते हैं और एक दिन बाढ़ आती है, उसमें वे बह जाते हैं और उसका कोई अता पता नहीं रहता। मतलब इतनी मार्मिक कहानी है। मैंने अपनी विभाग की जो पत्रिका होती है, तो एक कॉलम चलाता हूँ विरासत से, तो उसमें उस कहानी को मैंने लिया था, छापा था। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो कि स्त्री बनाम पुरुष या स्वतंत्रता के बजाय उनके जो सहज करुणा है उससे जो उपजी कहानियां, वो करुणा स्त्री हृदय की खास विशेषता के रूप में जैसे दिखती है। पुरुष हृदय इसको किसी और रूप में, किसी और भाषा के साथ, किसी और भावना के साथ उसको परसीव करता है। तो ये बात मुझे लगे कि उल्लेखनीय है, तो मैंने टिप्पणी में वो बात डाली। मेरा कोई सवाल नहीं था। आप लोग ने ये बराबर पढ़ा है इसको और इसको याद भी है। वो उसी कहानी का मैं जिक्र कर रही थी, 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं ना, मैं थोड़ा काफी पहले का पढ़ा हुआ, मैं भूल गया हूँ उसको। और एक और कहानी है रूपा, जो एक बच्ची की कहानी है जो कि अटक अटक के बोलती है और जेल में वो अपनी माँ के साथ रहती है। तो उसका दर्द को देख के बिल्कुल उनको, वैसे तो ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक स्त्री रचनाकार के रूप में हम यानी एक स्त्री की दृष्टि दुनिया को देखने की कैसे अलग हो सकती है। और उसमें वही जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो बच्चों को जिस संवेदनात्मक नजरिए से देख रही है, ये अपने आप में एक पूरे शोध का विषय है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता और कहानी में ये बाल मन के प्रति जो मार्मिकता है उसका अलग से अध्ययन किया जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज और बात मुझे उल्लेखनीय लगती है उनके संदर्भ में, जो उनकी कहानियों में आत्मकथात्मक अंश ज्यादा है, यानी लगता है कि वे खुद उन पर बीती हुई आप बीती वाली कहानियां हैं। अब मैं शैली में ज्यादा है इस तरह की कहानियां। निर्मल वर्मा भी, उनका विषय बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी भी कहानियां लगती है जैसे आत्मकथा की तरह आती हैं। तो इनकी भी कहानियां उस तरह की हैं, ज्यादातर आत्मकथा जैसी लगती हैं। ये एक रूप में तो बड़ी अच्छी बात है, दूसरी रूप में कहानीकार की क्षमा करेंगे सीमा भी दिखलाता है। अपने से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व की कल्पना करना, वैसी कहानियां लिखना जो बिल्कुल उनसे अलग जाती हो, एक बड़ी रेंज का लिखता है। लेकिन इन्होंने ज्यादा लिखा भी नहीं है, जो 48 लिखा वही काफी नगीने की तरह है। मैं उनकी प्रति तमाम श्रद्धा के साथ ही बात कह रहा हूँ। आत्मकथा का अंश उसमें ज्यादा लगता है। ये बात एक अलग से लगा कि एक बतौर आलोचक ये उल्लेखनीय है। देखिए, बहुत जल्दी उनका निधन जल्दी हो गया, समय कम मिला है उनको। और बल्कि मुझे लगता है कि अगर समय और मिलता तो शायद हमारे पास और बहुत ज्यादा कुछ आता, क्योंकि लेकिन रेंज बड़ी है। क्यों? और जो आप मैं वाली बात कर रहे हैं, उसमें एक कहानी जिसमें वो पुरुष मैं कह रहा है, मतलब इतना परकाया प्रवेश कर लेना कि पुरुष ही मैं करके, जिसमें चिट्ठियां मिलती हैं उसको, अपनी अलमारी में बंद सफाई कर रहा है, उसमें चिट्ठियां मिलती हैं किसी स्त्री की लिखी हुई,
और तो वो वहां भी मैंने अलमारी खोली, मैंने किया, तो वहां परकाया प्रवेश है। तो ऐसा नहीं है, रेंज तो बड़ी है। और ये आत्मीयता लेखक सृजित करता है कि वो हाथ पकड़कर अपने पाठक को ले आता है और पाठक को लगता है कि ये उसका ही आत्मीय परिवेश है। इतना उसको समझा देता है, इतने प्यार से उसको अपने उस दायरे के भीतर जो बताना चाहता है उसके भीतर प्रवेश करा देता है। तो ये लेखक की मुझे लगता है विशेषता है। ये अल्पना जी आपने बिल्कुल सही कहा, और आप स्वयं इतनी बड़ी रचनाकार हैं, इस नाते ये बात समझ पा रही हैं कि ये एक तरह की क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है एक लेखक की कि वो क्या चुनता है। तो बहुत तथ्यात्मक ढंग से कहानी लिखने की बजाय उन्होंने इस तरह से कहानी लिखी कि जबकि सुधा जी ने ये माना है कि मतलब बहुत सी कहानियां उनके आसपास की थी, लेकिन सभी को कहानियां अपने आसपास से मिलती हैं, लेकिन फिर उस कथ्य का एक रचनाकार क्या करता है ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस नजरिए से आपने बिल्कुल सही बात रेखांकित की कि उन्होंने मतलब पाठक को अपनी हाथ पकड़ के जैसे उस रचना संसार में प्रवेश करा देती है, और उसे लगता है कि ये उन्हीं की दुनिया नहीं है, उसकी अपनी दुनिया भी है। उससे विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, और बहुत प्रमाणिक कर देती हैं, इतना विश्वसनीय बना देती हैं कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अल्पना जी नमस्ते, मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ, सौभाग्य। अभी मैं पीयूसी में उल्लास कविता उनकी पढ़ा रही हूँ, और इतना प्रेरणादायी है वो कविता में। अपना जो विचार है वो बहुत अच्छे से उन्होंने मंडन किया है मैम। वो पढ़ते हुए इतना हमें प्रेरणा मिलती है। और डिग्री में मैं गौरी पढ़ा रही हूँ। उस जमाने में, उस समय में वो किस तरह गौरी जाकर के जो शादी विवाह नहीं हुई है उनके घर में जाकर रह के वो बच्चों की परवरिश करती है। तो वो आज भी समाज उसे विरोध करती है, पर उस समय में वो किस तरह वो एक लड़की जाकर के समाज के विरुद्ध जाकर के किस तरह वो वहां पर बच्चों का परवरिश करती है और किस तरह रहती है, हिम्मत दिखाने का। तो आज भी हम कर सकते हैं, आज भी हम कर सकते हैं, उस तरह की हिम्मत जुटा सकते हैं। ये प्रेरणा देने वाली बात सुभद्रा जी का है। बड़ा अच्छा लगता है शेयर करते हुए आप लोगों के साथ। ये करते हुए अच्छा लगा मुझे सुन करके। अभी फिलहाल पढ़ा रही हूँ मैं, पीयूसी में भी और डिग्री में भी, दोनों। उल्लास भी है। उल्लास में तो इतना पॉजिटिव उन्होंने विचार रखा है, उसमें हर लाइन में एक पावर मिलती है हमको, उनसे एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है उनके विचारों को लेकर के। मैं कुछ कह सकती हूँ दिव्या जी? जी जी जरूर। करण पलवार। अल्पना जी, रेखा जी, आपने बहुत ही सुंदर और सार्थक ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, उनकी कहानियां हमारे आगे प्रस्तुत की हैं। मैं भी उनको केवल एक कवित्री के रूप में जानती थी, लेकिन उनकी संवेदनशीलता, मुझे सिर्फ चंद पंक्तियां कहूंगी। जब रात को बच्चा उठता है और पतिदेव कहते हैं कि ओह शोर हो रहा है, तो माँ क्या कहती है कि तुम कहते हो इसका रोना मुझको नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। तुमको सुनकर चिढ़ आती है, मुझको होता है अभिमान, जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान। ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी कि माँ जो है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात को बच्चा जागता भी है तो उसको उसकी रोना भी अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। दिव्या जी आपको और बताएं टीम सबको बहुत बधाई। इजुकामी जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जापान में मैं छात्र था, द्वितीय कक्षा में था। आज से 7 साल पहले की बात है, ये कविता पढ़ाई गई। तो उन दिनों कोई छपी हुई किताब नहीं थी, जेरोक्स की सुविधा तो नहीं थी। अध्यापक के पास एक ही किताब थी, उसको हम हाथ में कॉपी करके लिखते थे। तो तब भी मुझे ज़बानी याद थी ये कविता। खूब लड़ी मर्दानी वो तो
झांसी वाली रानी थी, इसका लय मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उन दिनों ज़बान याद करके कविता पाठ करते थे। लेकिन मुझे कवयित्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी अर्पणा जी ने बहुत अच्छी व्याख्या दी और मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, इसी के साथ समापन की ओर बढ़े या कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? संध्या जी हैं यहाँ, संध्या जी। बहुत ही अच्छी चर्चा आज की रही। और अल्पना जी, रेखा जी, आप दोनों को साधुवाद। और बस इतना कहूंगी कि आज बहुत सारी पुरानी जो पहले पढ़ी थी या जब मैं विद्यालयों में पढ़ाती थी तो वो सारी बातें याद आ गई, वो सारी कहानियां, कविताएं। बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद। बात की उन्होंने अपने एक स्टूडेंट टीएनई को आज उसका पाठ करवाया, जिससे ये पता लगता है कि हर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी कविताएं पढ़ी सुनाई जाती है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से पढ़ा भी उन्होंने। बहुत अच्छे से पढ़ा। आई विश के और थोड़ा सा पढ़ता। और मैं तो मन था कि और भी बच्चों को इन्वॉल्व करें 2-3 जगह के दूसरे विदेशी छात्रों को। करना चाहिए। मैंने क्योंकि देखा है, मुझे समय सीमा का लगा, इसलिए मैंने कहा कम करना तैयार। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और टीएनई का और संध्या का। हमेशा हमारे साथ वो बनी रहती है। सचमुच बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबको भी। मैं इस कार्यक्रम का अंत एक छोटी सी कविता के साथ ही करूंगी। मुरझाया फूल। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। गुजरो अगर पास से इसके, गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत। जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे। जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। शीतलता ला देना। बहुत सुंदर रेखा, बहुत सुंदर। रेखा जी, अल्पना जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। हम सबको बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला। कहानियों की एक पूरी फहरिस्त तैयार है जो पढ़नी है आगे। और इसी के साथ जितने भी लोग जुड़े, तोमियो मिचुकामी जी, कैप्टन प्रवीर भारती, डॉक्टर अरुण अजित सरिया, सौभाग्या जी, स्वर्ण तलवार जी, अंजना पटेल जी, श्याल अग्रवाल जी, गीतू जी, संध्या जी, दिव्या जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन यात्रा और उनकी कविताओं के बारे में हमने जो चर्चा की। वातायन की अगली संगोष्ठी 120वीं संगोष्ठी है, जिसमें हम लघु कथाओं के बारे में बात करेंगे। भारत के कई जाने हुए लघु कथाकारों की कहानियों के बारे में हम न केवल विवेचना करेंगे बल्कि उन कहानियों को सुनेंगे। आशा करती हूँ अगले शनिवार इसी समय भारत से 8 बजे, 8:30 बजे और यूके से 4 बजे हम इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वातावरण परिवार को आपकी उपस्थिति की अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।